नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दोस्तों, तंबाकू का कुछ दिन का मजा हमारे लिए शायद आगे वाली जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में बहुत बड़ी सजा बनकर भी उभर सकता है। लोग ये जानते हैं, उसके बावजूद कई बार लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, नहीं मानते, कहते हैं कंट्रोल नहीं हो सकता। तो चलिए, तंबाकू के क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं और तंबाकू का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभांगी मिश्रा, जो कि एमडीएस हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी से, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। डॉक्टर शुभांगी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। डॉक्टर शुभांगी, आपसे पहले मेरा यही सवाल है, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी सोशल एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करते हैं और इस दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि टोकते भी हैं कि तंबाकू का सेवन मत करिए, सिगरेट का सेवन मत करिए। इस दौरान बहुत से लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, और बहुत से लोग ये पूछते हैं क्यों नहीं करें, क्या हार्मफुल है। तो क्यों हार्मफुल है तंबाकू का सेवन करना, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज के इस वर्ल्ड नो टोबैको डे के निमित्त उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे अवसर प्रदान किया कि आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं। लोगों तक तंबाकू से होने वाले जानलेवा परिणामों का और ओरल कैंसर जैसे महत्वपूर्ण बीमारी का सारे तत्व पहुंचा सकूं। तो देखिए, तंबाकू जो है, तंबाकू पत्तियों के रूप में अथवा धूम्रपान के रूप में लोग कंज्यूम करते हैं। तो जो पत्तियां हैं, तंबाकू की पत्तियां, वो उसमें करीब 4000 ऐसे रसायन या केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं, और जो तंबाकू से होने वाला धूम्रपान होता है उसमें करीब 6000 रसायन होते हैं, और इनमें से 60 रसायन ऐसे हैं जो माने हुए कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस मतलब वे केमिकल्स जिनमें पूरी क्षमता है कैंसर जैसी बीमारी को पैदा करने की। तो इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक परिणाम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपको सबको पता ही है, तंबाकू और स्मोकिंग से लंग डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक, डायबिटीज़ इत्यादि जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन ओरल कैंसर ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका जो सबसे ज़्यादा जानलेवा सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैं आपके द्वारा ओरल कैंसर के ही बारे में, तंबाकू के परिणामों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। बिल्कुल, तो आज ओरल कैंसर की ही बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले तंबाकू को अच्छी तरह से जान लेते हैं, क्योंकि आप जब ओरल कैंसर की बात कर रही हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती होंगी। और आज क्योंकि तंबाकू वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो इस उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम कि तंबाकू को कंज्यूम करने के बहुत से साधन होते हैं। लोग कभी कभी सोचते हैं जो चूने के साथ रगड़ लिया वही तंबाकू है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो। तो इस तरह के जो सेवन होते हैं तंबाकू के, वो और किस प्रकार से हो सकते हैं और किस तरह जाने अनजाने में लोग तंबाकू के सेवन करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारे अलग तरीके होते हैं और लोगों को लगता है बस वो तंबाकू जो मिस के खाते हैं वही तंबाकू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोकिंग, ये जो बहुत कॉमन एक एडिक्शन है, इसमें भी तंबाकू होता है। और स्मोकिंग भी अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जैसे बीड़ी हुआ, जो गरीब लोग होते हैं वो बीड़ी के रूप में स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। जो और हाई क्लास, हाई सोसाइटी लोग होते हैं वो पाइप स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पार्लर्स चलते हैं। इन सभी में तंबाकू कहीं ना कहीं उपयोग की जाती है। और अगर स्मोकिंग को बाजू रखें, अगर धूम्र रहित जो तंबाकू का सेवन होता है उसमें तंबाकू मिस के खाना, जैसा कि आपने कहा अभी, चूने के साथ खाते हैं, तो तंबाकू जो हानिकारक है वो और हानिकारक हो जाती है चूने की वजह से। इसके अलावा आपने सुना होगा नस या नस्वार भी एक प्रकार की तंबाकू की पत्तियां होती हैं जो कि मुंह में रखने की जगह लोग अपनी नाक में रख के नशा करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से तंबाकू का सेवन किया जाता है, लेकिन समझने और गौर करने की बात एक ही है कि ये सभी तरीक़ों से तंबाकू के सारे कार्सिनोजेंस हमारे शरीर में जा रहे हैं, और शरीर में तो जा ही रहे हैं,
लेकिन इनका सबसे ज़्यादा असर कहाँ होता है, जहाँ ये चीज़ रखी जा रही है। जैसे जैसे मुंह में रख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा असर उसका मुंह में हो रहा है, नाक में रख रहे हैं तो नाक में हो रहा है, इसके अलावा फेफड़ों में हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ के रोग या यहाँ के कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं तंबाकू का सेवन करने से। बिल्कुल मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं कि मुंह में अगर रखते हैं तंबाकू तो मुंह में कैंसर होता है, तो मतलब कैंसर कुल मिलाकर तंबाकू का कारण बनता है। तंबाकू जो हम खाते हैं उसका कारण कैंसर ही आखिरकार बनता है। लेकिन क्या कैंसर के और कोई ओरल कैंसर के कारण होते हैं, वो भी समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अब जब हमें अवसर मिला ही है ओरल कैंसर के बारे में लोगों तक तथ्य पहुंचाने का, तो हम थोड़ा सा तंबाकू के अलावा भी बता दें कि तंबाकू के अलावा जो कारण हो सकते हैं ओरल कैंसर के, वो है सूरज की किरणें, जिसमें यूवी रेडिएशन होता है। अब यूवी रेडिएशन से तो स्किन डिसऑर्डर्स होते ही हैं, स्किन डिसीजेस होते ही हैं, तो उसी तरह ओरल कैंसर का भी खतरा होता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे जिनका पेशा ही है सूरज की किरणों में काम करने का, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का, उनमें ये कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब मदिरा का सेवन करना, अथवा जैसे इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन डेफिशिएंसी हैं, इनकी वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। और कभी कभी दुर्भाग्यतः ये ओरल कैंसर आनुवांशिक, मतलब जेनेटिक भी होता है। तो ये तो एक दुर्भाग्य है जिसे हम नहीं अवॉइड कर सकते। बिल्कुल, दुर्भाग्य को तो हम नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तंबाकू को सेवन से बहुत बार ऐसा होता है कि ओरल कैंसर की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्यों ना उसको अवॉइड किया जाए। तंबाकू का सेवन अगर नहीं करेंगे तो शायद ओरल कैंसर का जो खतरा है उससे हम, जिनको जेनेटिक रूप से बीमारी नहीं है, वो लोग तो निश्चित रूप से बच सकते हैं। चलिए डॉक्टर, मैं आपके और रुक करना चाहूँगी और आपसे एक और बात समझना चाहूँगी। जिस तरह से ओरल कैंसर की अगर बात कर रहे हैं तो उसके पहचान क्या है, क्या लक्षण है जिससे हम पहचानें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को कैंसर का पता ही नहीं चल पाता है। सेकेंड स्टेज जब क्रॉस हो जाती है, थर्ड स्टेज तक आ जाता है कैंसर, उसके बाद ही लोगों को पता चलता है। तो क्या कुछ लक्षण होते हैं उसके, वो आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कैंसर ये खुद में ही एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही किसी भी व्यक्ति की जीने की आधी इच्छा या आधी हिम्मत टूट जाती है। ये हमने लोगों में देखा है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस बड़ी बीमारी के साथ संघर्ष किया है, जंग लड़ी है। कुछ जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ हार भी गए हैं। लेकिन सारे कैंसर्स हमारे शरीर में होने वाले ऐसे नहीं होते जिन्हें हम पहचान ही ना सके उनके पूर्वार्ध में, मतलब उन्हें जल्दी पहचान ही ना पाएँ। ओरल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर होता है जो हमारे मुंह में होता है। अब मुंह के अंदर तो हम खुद भी आईने में देख सकते हैं, नियमित रूप से इन मुंह के अंदर होने वाले बदलाव का निरीक्षण कर सकते हैं, उन पे नज़र रख सकते हैं। तो ओरल कैंसर का जो एक स्टेज होता है, जो कैंसर होने के पहले का स्टेज होता है, उसमें ही मुंह के अंदर कुछ बदलाव नज़र आने लगते हैं, जिसे हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। अब इन बदलावों में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो मैं जनता तक पहुंचाना चाहूँगी, ताकि वे सतर्क रहें कि अगर उनके मुंह के अंदर भी ये बदलाव हैं तो वो आईने में देख के ही समझ जाएं कि अरे मेरे मुंह के अंदर कुछ हो रहा है, जिस पे ध्यान देना चाहिए और जिसके लिए मैंने शीघ्रातिशीघ्र अपने डॉक्टर से, डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो इसका पहला लक्षण है और सबसे सामान्य लक्षण है सफ़ेद या लाल रंग का चट्टा होना। अब ये चट्टा मुंह में किसी भी जगह हो सकता है, जैसे गाल की अंदर की चमड़ी, ओंठ के अंदर की चमड़ी, तालू, जीभ के अंदर का हिस्सा निचला हिस्सा जिसे हम कहते हैं, कहीं पर भी अगर सफ़ेद या लाल रंग का चट्टा है तो हमें उसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे में देखना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ सफ़ेद धारियाँ आ सकती हैं मुंह के अंदर, या मुंह खुलना कम हो सकता है। सामान्यतः 3 उंगलियों का या 4 उंगलियों का मुंह खुलता है, लेकिन इससे कम खुल रहा है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ऐसे स्टेज में पहुंच रहा है जो आगे चल के कैंसर डेवलप हो सकता है जिसमें,
ये हुई प्री कैंसर की बात। अब हो सकता है दुर्भाग्यतः कोई व्यक्ति इन संकेतों को ना देख पाए आईने में, तो और अगर कैंसर हो जाए तो कैंसर का खुद का एक बहुत बड़ा संकेत है मुंह में काफ़ी लंबे समय से रहने वाला कोई छाला। अब छाले तो सामान्यतः हम सब में होते ही रहते हैं, कभी स्ट्रेस से होते हैं, कभी इंडाइजेशन से होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म खा लेने से होते हैं, या किसी प्रकार के नुकीले दांत से हो जाते हैं। लेकिन ये छाले सामान्यतः 7 से 14 दिन के अंदर दवाइयों के कारण या बिना दवाई लिए भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई छाला मुंह के अंदर है और वो 14 दिन में भी नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह भी नहीं बदल रहा है, और उसके आकार में या तो वो आकार में वैसा का वैसा है या बढ़ता जा रहा है आकार में, तो डेफिनेटली पेशेंट को इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैंसर का संकेत दे रहा है। छाला मुंह में नहीं होना चाहिए। छाले के अलावा ग्रोथ या स्वेलिंग, उनका भी यही, अगर 14 दिन के अंदर कोई ग्रोथ है, स्वेलिंग है, छाला है, वो सबसाइड नहीं हो रहा है मुंह में, तो हमें उसमें संदेह करना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर शुभांगी, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि जो प्री कैंसर के लक्षण होते हैं उसमें भी शुरुआती स्टेज में मतलब छाले ही देखे जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः जब शरीर में या मुंह के अंदर जब सफ़ेद रंग का कुछ होता है इंजरी, तो उसको हम छाले के रूप में ही देखते हैं, जिसको माउथ अल्सर कहते हैं। तो उस दौरान क्या कर सकते हैं? क्या पेशेंट्स को उस दौरान जब छाला दिखता है शुरुआती दिनों में ही, तो क्या कैंसर से बचने के लिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए या कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए? जैसा कि आप बता रही हैं कि 7 दिन से अधिक अगर छाला रहता है तो वो कैंसर की एक बड़ी पहचान हो सकती है। जी देखिए, छाले में और चट्ठे में थोड़ा सा अंतर है। प्री कैंसर में सफ़ेद या लाल रंग का चट्ठा होता है, और छाला एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ऊपर का हमारी ऊपर की चमड़ी थोड़ी सी उधड़ जाती है, समझ लीजिए। अब आप सही कह रही हैं, पेशेंट्स या आम जनता शायद चट्ठे और छाले में अंतर ना कर पाए, तो 7 दिन या 14 दिन जब देखा है उस समय से आइडियली तो उन्होंने देखते बराबर ही अपने डेंटिस्ट या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों की वजह से डिले हो जाता है, तो ये डिले बस ध्यान रखना चाहिए कि 14 दिन के ऊपर ना हो, क्योंकि जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा उतने ही जल्दी ट्रीटमेंट कर पाएंगे डॉक्टर्स, और उतनी ही ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट के। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर जैसा कि आपने बताया ओरल संकेत अगर मिल रहे हैं ओरल कैंसर के, तो चलिए संकेत तो मिल गए, अगर मरीज़ को पता चल गया कि ये शायद ओरल कैंसर के संकेत हो सकते हैं, वो उसको आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साथ ही क्या कुछ सावधानियाँ जब से पता चल गया है तब से बरतनी चाहिए उसको? जी, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उसका सही से डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस के भी कई सारे तरीके होते हैं, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन से भी डायग्नोसिस हो जाता है, या कई बार बायोप्सीज़ लगती हैं, रेडियोग्राफ्स लगते हैं, ये तो सब अपने डॉक्टर्स करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता है और अगर डॉक्टर को भी पता है कि ये ओरल कैंसर या कैंसर के पहले के जो संकेत हैं ये किसी तरह तंबाकू या तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों के एडिक्शन से, व्यसन से उत्पन्न हुए हैं, तो शीघ्र उस व्यसन को रोक देना ये सबसे बड़ा उपाय है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनके मुंह में सफ़ेद और लाल रंग के चट्टे थे, लेकिन उनका जो टोबैको कंजम्पशन है, तंबाकू खाने का व्यसन है, जब छूटा तो धीरे धीरे ये चट्टे कम हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छे चांसेस होते हैं बहुत सारे लोगों में। अगर कैंसर हो भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यसन को, अब तो कैंसर हो गया है अब क्या फ़ायदा व्यसन को रोक के, नहीं। कैंसर हो भी गया है तो व्यसन को रोकना ही पड़ता है, क्योंकि इस कैंसर में इस व्यसन का एक बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो कैंसर आज 2 सेंटीमीटर का छाला है, वो व्यसनों के कारण शायद उस छाले को ट्रीट करने में या सर्जरी के बाद वो व्यसन उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले, जैसा आपने पूछा सावधानियां क्या रखनी चाहिए, तो सावधानी तो सबसे बड़ी यही है कि व्यसन ही ना करें।
आपके मुंह में आज कुछ नहीं है लेकिन आगे चल के हो सकता है, तो व्यसन से ही दूर रहें। आपके आसपास अगर लोग हैं जो व्यसन के आदी हो चुके हैं, तंबाकू के सेवन के आदी हो चुके हैं, तो उन्हें दूर करें, उन्हें समझाएं और अपना खान पान बेहतर बनाएं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो डायबिटीज़ अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करके रखें। तो ऐसे बहुत सारी सावधानियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो हमने अलग कारण देखे हैं, जैसे सूरज की किरणें, तो बाहर निकलते समय जितना हो सके अपने चेहरे को कवर करके रखें, सनस्क्रीन्स लगाएं। अल्कोहल का कंजम्पशन अगर है तो अल्कोहल का कंजम्पशन कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। तो इस तरह से सावधानियां ली जा सकती हैं। सावधानियां वही होती हैं जिनमें हम ओरल कैंसर के कारणों को ही रोक दें, यही सावधानियां होती हैं। बिल्कुल, तो फोकस आपने भी तंबाकू पर ही किया है और चूंकि आज 31 मई है, तंबाकू निषेध दिवस है और इसी दिवस के उपलक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैम, इसलिए मैं आपसे सबसे पहले एक और समस्या आपको बता देती हूँ। जब कोई ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट बनता है और अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, उसको जाके कोई टोकता है कि आप कृपया तंबाकू मत खाइए, ये कैंसर का कारण बन सकता है, हानिकारक हो सकता है। उस दौरान जो लोगों के तथ्य सामने आते हैं तंबाकू सेवन करने वालों के, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि हम तंबाकू छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ये निश्चित रूप से एक समस्या भी हो सकती है कि हम तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे लोग ऐसा क्या करें जिससे ये जो तंबाकू का सेवन है उससे वो लोग छुटकारा पा सकें, वो बिल्कुल बंद कर सकें? जी बिल्कुल। अब देखिए, तंबाकू का व्यसन या एडिक्शन जो है ये एक मानसिक लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है। शरीर को तंबाकू की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी ज़रूरत थी नहीं, कभी ज़रूरत रहेगी नहीं। ये जो व्यसन है, एडिक्शन है, ये मानसिक तौर पे उत्पन्न हुआ। जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेस, लोग कहते हैं मुझे इतना स्ट्रेस था कि मैंने तंबाकू का एडिक्शन स्टार्ट कर दिया, पर ये कोई इलाज नहीं हुआ। आप स्ट्रेस से लड़िए, जिस तरह से लड़ सकते हैं, स्ट्रेस से लड़ने के भी कई तरीके होते हैं, वो कीजिए। लेकिन तंबाकू सेवन करने से जो पहले से स्ट्रेस है उसमें और स्ट्रेस ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है। आप स्ट्रेस में हैं, कल चल के तंबाकू के सेवन से ओरल कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी तो वो स्ट्रेस कितने गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसा आपने कहा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि एक मानसिक विकार है, मानसिक तौर पे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले तो बहुत दृढ़ मनोबल होना, यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस एडिक्शन से दूर हो जाने की। ये मनोबल के काफ़ी सारे स्रोत होते हैं और सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो होता है इंसान का परिवार, खासकर उसके बच्चे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे कई सारे व्यक्ति देखे जिनको टोबैको एडिक्शन था। मैंने उनके बच्चों की काउंसलिंग की, उनके काउंसलिंग के साथ साथ मैंने उनके बच्चों की काउंसलिंग की। उन्हें समझाया कि क्या कर रहे हैं आपके मॉम या डैड, ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके का एडिक्शन है और इसके क्या हानिकारक परिणाम हैं। वे इस बात को समझे और उन्होंने घर जाके जब अपने पेरेंट्स को इस बारे में समझाया तो मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट्स मिले हैं इस तरीके की काउंसलिंग में, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो तंबाकू छोड़ना तो ये बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है ना उन लोगों के लिए। तो जब एक सोशल एक्टिविस्ट काउंसलिंग करता है, समझाता है, तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर वो इंसान मैरिड है, बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसके माँ बाप हैं, तो साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि उसके परिवारजनों की भी काउंसलिंग करें। उन्हें भी समझाया जाए कि उनका ये जो है, उनके परिवार का सदस्य है, ये किस तरह तंबाकू की चपेट में आ रहा है। अब कई बार ये भी संभव नहीं होता है, क्योंकि कई बार तंबाकू का सेवन इस हद तक कर लेते हैं लोग कि वो शरीर उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निकोटिन। निकोटिन जो तंबाकू में होता है, इसकी वजह से शरीर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इन केसेस में आप जो सोशल एक्टिविस्ट आप कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को टोबैको सिजेशन कैंप्स जो होते हैं वहाँ भेज सकते हैं, या अपने किसी डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, जहाँ पे मेडिकल थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती हैं। तो
टोबैको का एडिक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो परिवार वाले होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, जिनके वाइफ होते हैं, वो लोग तो चलिए अपने परिवार को देख के कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो तंबाकू का सेवन है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। सिगरेट तो मान लीजिए एक क्रेज़ बन गया है युवाओं के लिए, वो युवा किस तरह से इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं? उन युवाओं के घर में भी उनके मम्मी पापा होंगे, उनके मम्मी पापा की काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोई कितना भी आगे जनरेशन गैप हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन पेरेंट्स की बात बच्चे सुनते हैं और बच्चों की बात पेरेंट्स सुनते हैं। तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग कीजिए। देखिए, ये एक छोटे लेवल का हमारा काउंसलिंग का ये है। अगर ये भी संभव नहीं है तो बिल्कुल हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को आप रेफ़र कीजिए उन पेशेंट्स को, हम उनका मेडिकल ट्रीटमेंट और ये रिप्लेसमेंट, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ के थ्रू उनका एडिक्शन छुड़वा देते हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में भी लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो क्या महामारी के इस दौर में तंबाकू का सेवन किसी तरह से कोई प्रभाव डाल सकता है? जी बिल्कुल। ये महामारी जो है कोविड-19, अब तक सब जान चुके हैं, बच्चा बच्चा जान चुका है कि ये लंग्स की बीमारी हो गई है ना, फेफड़ों की बीमारी है। अब जो तंबाकू का सबसे कॉमन तरीका है कंजम्पशन का, वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग खुद ही लंग्स को डैमेज कर देती है, हार्ट को डैमेज कर देती है। तो ऑलरेडी डैमेज्ड कोई ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए। वो बहुत जल्दी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी भी कम कर देता है, तो जो कोविड-19 से लड़ने की क्षमता थी शरीर की, वो भी कम हो गई है। और बहुत सारी करीब 37 स्टडीज़ ऐसी हो चुकी हैं जिनमें देखा गया है कि कोविड-19 के परिणाम स्मोकर्स में कैसे हैं और नॉन स्मोकर्स में कैसे हैं। तो ये पाया गया है कि स्मोकर्स में करीब 1.5 गुना ज़्यादा चांस हैं सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स डेवलप करने के, और 2.5 गुना ज़्यादा चांसेस हैं आईसीयू तक पहुंच जाने के। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टोबैको और कोविड-19 का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल, तो शायद दर्शक भी इस बात को समझे होंगे कि टोबैको और कोविड-19 का बहुत ज़्यादा मेलजोल है, तालमेल है, और इसलिए कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में तो कम से कम सोचिए कि आप तंबाकू के सेवन को किसी तरह से इग्नोर कर सकें, बॉयकॉट कर सकें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप भी याद रखिए, तंबाकू का सेवन ना करिए, कम से कम करिए और धीरे धीरे करके इस आदत को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार की बेहतरी के लिए ये बहुत आवश्यक है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।